अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम बैक with another lecture. Today we are going to discuss Newton's second and third equation of motion and motion under gravity. Before going to start second and third equation of motion, let's have a review about the Newton's equations of motion. Dear students, Newton's equation of motion actually gives a relation between distance, velocity, acceleration and time. There are three equations of motion. Number one, Vf is equal Vi plus At. Number two, S is equals Vit plus half At square. Number three, 2As is equal Vf square minus Vi square. Dear students, let's understand the variables used in these equations. Number one, Vi. Vi denotes initial velocity. Vf denotes the final velocity. A is the symbol of acceleration. Capital S denotes the distance. And T is the time taken. In these variables, students, you have to understand that acceleration is the constant acceleration or the uniform acceleration. The first equation of motion. Oh, are you confused that in your previous lecture you have studied that first equation of motion is V is equals to U plus AT, but in this equation, first equation of motion is Vf is equal Vi plus At. Well, they both are same. In the first equation, Vf is equal Vi plus At, there is only a slight change in the variation. In Vf is equals Vi plus At, we have replaced U with Vi and V with Vf. So there is only a variation in the variables. Dear students, दोनों ही equations बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं. हम अपनी आसानी के लिए बाज़ मरतबा वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं. जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू वर्ड लेटर यूज किया, जबकि फाइनल वेलोसिटी के लिए कैपिटल वी यूज किया. जबकि इस वीडियो की क्वेश्चंस में फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से और इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट किया जाएगा. सो इट मीन्स दे बोथ आर राइट और करेक्ट. Let's start the derivation of Newton's second equation of motion. Dear students, अगर एक बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना ट्रैवल और डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो इसका मतलब हुआ कि उस एक बॉडी ने जो वेलोसिटी चेंज आया वो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t था. इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन होगी s is equals v into t. This will be our first equation. Now, the average velocity is given by vi plus vf upon 2. एवरेज वेलोसिटी या एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका वही होगा या फॉर्मूला वही होगा जो हम पहले अपनी मैथ्स क्लासेस में सीख चुके हैं. एवरेज वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऐसी बॉडी की कि जिसने अपना सफ़र तय किया है और वो अभी इनिशियली स्टार्ट किया है. सो इनिशियली वेलोसिटी जो होगी वो वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड देन फाइनल वेलोसिटीज़. इन दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करने के बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो एवरेज वेलोसिटी का बनेगा. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया. अब हम एवरेज वेलोसिटी के इस फॉर्मूले को की वैल्यू को पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. s इज इक्वल्स वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 इंटू टी. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में s इज इक्वल्स v इंटू टी था, यानी कि s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय
टाइम। सो v की जगह हमने एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में से vi प्लस vf अपॉन 2 लिखा एंड देन मल्टीप्लाई करके हमने टाइम लिखा, जो कि ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में गिवन था। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। The first equation of motion is Vf is equals Vi plus At. Now in the previous slide we came to know the second equation is S is equals Vi plus Vf upon 2 multiplied by time, and this will be the second equation. Now students, अब इस इक्वेशन में जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी इक्वेशन नंबर 2 के नाम से ड्राइव की थी, इस इक्वेशन में हम अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि Vf is equals Vi plus At थी, हम Vf की इस वैल्यू को जो कि Vi प्लस At थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। देखें S इज इक्वल्स टू अबव इक्वेशन नंबर 2 में Vi लिखा था, हमने वही नीचे Vi लिखा। अब Vf की वैल्यू आपके पास है Vi प्लस At फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, सो हम वो पुटअप करेंगे। सो आपके पास आंसर आएगा Vi प्लस At अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। देन Vi प्लस Vi, जब आपके पास दो वेरिएबल्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं तो उनके नंबर्स जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। सो आपके पास आंसर आता है S इज इक्वल्स 2Vi प्लस At अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में टाइम है। सो टाइम जो है वो नॉमिनेटर्स में मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। आपके पास आंसर आएगा S इज इक्वल्स टू VIT प्लस AT स्क्वायर। हमारे पास A के साथ भी T मीन्स टाइम मौजूद है और मल्टीप्लिकेशन भी टाइम और T के साथ हो रही है। सो जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर वेरिएबल्स सेम होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। हमारे पास टाइम ये जो एक्सीलरेशन के साथ मौजूद है उस पर भी पावर 1 है, 1 की पावर को हम कभी भी शो नहीं करते, और ऐसे ही एक पावर जो है वो T टाइम के साथ मौजूद है। दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, आपके पास आ जाएगा T स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप हम अपने नॉमिनेटर्स को 2 के साथ सेपरेट कर देंगे। हमारे पास आंसर आएगा S इज इक्वल्स टू VIT अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। इन द नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नॉमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों में ही आपके पास 2 मौजूद है। सो ये दोनों 2 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के नतीजे में आपके पास आंसर आएगा S इज इक्वल्स VIT प्लस 1 अपॉन 2 AT square. This is the second equation of motion. Dear students, second equation of motion is used to calculate the distance traveled by the object in a time interval t. Dear students, it's time to derive the third equation of motion, that is 2as is equals Vf square minus Vi square. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए जरूरी है कि हम पहले टाइम और एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूले को ड्राइव करें। सबसे पहले हम टाइम की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल्स Vi प्लस At। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बार बार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज हमने इस तरह से करना है कि टाइम को एलिमिनेट कर दें। टाइम को एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं होगा कि हम निकाल दें बिल्कुल इक्वेशन से। टाइम को एलिमिनेट करने का मतलब होगा कि इक्वल्स के एक तरफ जस्ट टाइम रहे और इक्वल के दूसरी तरफ जो है बाकी तमाम वेरिएबल्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएं। देखिए किस तरह ट्रांसफर होंगे। नंबर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमने पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, उसके बाद हमारे पास याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमने जो चीज एलिमिनेट करनी होती है वो वही रहती है, और उसके साथ मौजूद वेरिएबल्स जो हैं वो एक एक करके इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास इक्वल के एक तरफ वी एफ था, जबकि इक्वल के दूसरी तरफ वी आई प्लस ए टी था। अब हमने क्योंकि टाइम को एलिमिनेट करना है तो हम टाइम के साथ मौजूद वेरिएबल्स को मूव करवाएंगे। हम वी एफ को नहीं करवाएंगे बल्कि टी के साथ मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मूव करवाएंगे। तो सबसे पहले हम वी आई मूव करवाएंगे। वी आई को हमने देखा कि वो ए टी को यहाँ पे प्लस कर रहा था, यानी कि आपस में इनको जो प्लस के साइन शो कर रहा था, जैसे ही वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस करेगा, अगर माइनस कर रहा होगा तो दूसरी तरफ जाके प्लस करेगा, अगर पहले डिवाइड कर रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, अगर पहले मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम को प्लस कर रही है, यानी कि ऐड हो रही है। सो हम जैसे ही इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवाएंगे ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा वी एफ के साथ और माइनस में चला जाएगा। हमने देखा हमारे पास आया वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू 80। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि टाइम एलिमिनेट करना है बट स्टिल हमने देखा कि टाइम के साथ एक्सीलरेशन भी मौजूद है। सो अब ये टाइम है जब हम एक्सीलरेशन को मूव करवाएं। एक्सीलरेशन को हमने देखा कि एक्सीलरेशन और टाइम के दरमियान कोई साइन नहीं है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है इनके दरमियान। और हमें पता है जब हम ऐसे साइन को, जो वेरिएबल को जो कि मल्टीप्लाई कर रहा हो, जब हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करता है। ऐसे ही जब एक्सीलरेशन की स्मॉल ए को हमने उठाया और इक्वल की दूसरी तरफ लेके गए तो दूसरी तरफ जाके एक्सीलरेशन ने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड किया। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई है। नेक्स्ट है आपकी इक्वेशन जो ड्राइव करेंगे वो है एवरेज वेलोसिटी के लिए। स्टूडेंट्स, हम अभी पीछे एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन को ड्राइव कर चुके हैं जो कि बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। बहुत आसान सी इक्वेशन है, यानी कि आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। The formula for the distance is equals velocity into time, or s is equals v into t. Here s is the symbol of distance, v is the symbol of velocity and t is the symbol of time. Dear students, in previous slide we have derived two equations. Number one, the equation of the time, and other equation is another equation is for the average velocity. डिस्टेंस की इक्वेशन के अंदर s इज इक्वल्स टू v इंटू टी में हम वेलोसिटी और टाइम की इन ड्राइव्ड इक्वेशंस को पुटअप करेंगे। देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, s इज इक्वल्स टू v के आपके पास मीन्स एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ था वो था वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन टाइम की इक्वेशन जो ड्राइव हुई थी वो थी वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इन वेरिएबल्स का s इज इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर होगा 2a। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर 2a जो मौजूद डिनोमिनेटर में है, अगर हम इस डिनोमिनेटर को खत्म करें तो क्या होगा, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि 2a डिनोमिनेटर से यहाँ से शिफ्ट हो जाए इक्वल के दूसरी तरफ। इक्वल के दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस में कैपिटल S मौजूद है। जब ये कैपिटल S के पास चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2as इज इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि पहले के प्रीवियस इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी उसके अंदर 2a डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की तो उसके अंदर 2a डिनोमिनेटर से इक्वल के दूसरी तरफ चला गया। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन हो रही है, जब डिनोमिनेटर में है तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो 2as इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई। इसके बारे में हम कहते हैं कि ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। Our next topic is motion under gravity. Before going to understand the motion under gravity, let's discuss the gravitation. Gravitation
is the attraction between two bodies in the universe. ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स को कहते हैं, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि यूनिवर्स में मौजूद किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाए. फॉर एग्जाम्पल, बॉल ए अट्रैक्ट्स बॉल बी एंड एट द सेम टाइम बॉल बी अट्रैक्ट्स द बॉल ए. यूनिवर्स में मौजूद कोई भी दो चीजें, चाहे वो साइज में और वेट में बड़ी हो या छोटी हो, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और ये अट्रैक्शन जो है ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है. लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या आप सोच रहे हैं न्यूटन के उस एक एप्पल के बारे में जो कि जमीन पर गिरा था और न्यूटन ने सोचा था कि वो सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? न्यूटन ने उस एक फोर्स को ग्रेविटी कहा था. क्या आपके जहन में ये बात आ रही है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही चीज के दो नाम हैं? लेट्स सी. Well, there is a difference between gravity and gravitation. First, understand the gravitation. Gravitation is the force of attraction acting between any two bodies of the universe. Gravitation एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो कि यूनिवर्स में मौजूद कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं. लेकिन जमीन की वो ग्रेविटेशनल पावर जिससे वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की ग्रेविटी कहलाती है. मीन्स ग्रेविटी का वर्ड स्पेसिफिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. जबकि अगर हम यूनिवर्स में और किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो तब हम जो वर्ड यूज करेंगे वो ग्रेविटेशन यूज करेंगे या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे. लेकिन अगर हम अर्थ की अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं जिससे जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तो उस वक्त जिस अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं उसको हम ग्रेविटी कहेंगे. होती वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ की बात करते हैं स्पेसिफिकली, सो हम अर्थ के लिए एक खास टर्म यूज करते हैं, दैट इज द ग्रेविटी. सो ग्रेविटेशन जनरल टर्म है. यूनिवर्स में मौजूद हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही है उसके लिए आप टर्म ग्रेविटेशन यूज करेंगे. जबकि ग्रेविटी स्पेसिफिक टर्म है जो कि जमीन के लिए इस्तेमाल होती है. जमीन की वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिससे जमीन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, डाउनवर्ड अट्रैक्ट करे, इस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं. Examples of free fall under the influence of gravity. But before going to discuss the examples of free fall, let's discuss what is free fall. Students, एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि एक बॉल जिसको आप ऊपर अपवर्ड थ्रो करते हैं वो आसमान पर एक खास हाइट पे जाने के बाद दोबारा जमीन की तरफ ट्रेवल करती है. ये बॉल का अपवर्ड जाना और अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करना फ्री फॉल कहलाता है. इस फ्री फॉल में हुआ क्या? इस फ्री फॉल में जब आपने बॉल को अपने हाथ पर रख के ऊपर की तरफ थ्रो किया तो दरअसल आपने उस बॉल को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवाया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से निकल गई बाहर चीज, बल्कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही थी. लेकिन आपके हाथ से लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा थी. इसीलिए बॉल ने अपवर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तय किया एट अ सर्टेन हाइट. क्या हुआ? जब आपके हाथ से आपने थ्रो किया था तब उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, बट एट अ सर्टेन हाइट आप उस वेलोसिटी कम होती चली गई और एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई. जब वेलोसिटी जीरो हुई तो अगले ही लम्हे उस बॉल ने वहां रुककर दोबारा से नीचे आने का फासला तय किया, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी. अब जब बॉल ने दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की तो अब ये मूवमेंट जो है टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रही है. क्योंकि ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रही है इसीलिए आप देखेंगे कि जिस जगह पे वेलोसिटी जीरो हो गई थी हाइट पे, वहां से जब दोबारा डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी. यानी कि 0 से 1 2 3 पे आना शुरू होगी और जैसे जैसे जमीन के करीब आती जाएगी वेलोसिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. सो इसका मतलब हुआ कि एक बॉल जो कि वर्टिकली अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे, लेकिन करे वर्टिकली ही, सो ये वर्टिकल मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड ये कहलाता है फ्री फॉल. Let's take other example. The first example is when we throw a ball upward and it comes back downwards. Next example is, दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे उसी एक एप्पल की
जो कि आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। और वो पहले सेब पे अपने दरख्त पर लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वहां से वो टूटा वो फौरन से जमीन की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये सेब का जमीन की तरफ आना भी फ्री फॉल की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आयरन बॉल की, जो कि अपने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो आपने देखा कि उस बॉल के छोड़ने पे वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। सो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके पास फ्री फॉल की हैं। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स अगेन वही एग्जांपल हमारे पास है बॉल की, कि जिसको हमने इनिशियली नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करवाया था। जब इनिशियली वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही थी, सो हर एक टाइम पीरियड के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, एंड वी नो दैट द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एक्सीलरेशन। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि वो एक्सीलरेशन जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड बॉल के अंदर या ऑब्जेक्ट में शो हो, उस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। हमने क्यों कहा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं उन पर ग्रेविटी अप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, स्मॉल जी। यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब भी हम डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, तो हम अपने हाइट में जितनी भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उन सबको ए से नहीं बल्कि स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। स्मॉल जी इज पॉजिटिव व्हेन बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। इसका मतलब हुआ कि जब बॉल हवा में एक जगह रुक जाएगी और रुक के वापस नीचे की तरफ आएगी, उस वक्त ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी और हम इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी जब आप उसको अपने हाथ से थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि अब जो मोशन हो रही है बॉल के अंदर वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही है, इसलिए अब आपके पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये नेगेटिव होगी। और इससे पहले जब ऊपर हवा में रुक रही थी बॉल और रुककर नीचे की तरफ आ रही थी, सो हम कहेंगे कि तब आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल जी जो है वो आपके पास वो पॉजिटिव होगा। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स द अर्थ are termed as positive, while those objects that move against the gravity or against the earth are termed or are given as negative. All bodies fall towards earth with the same acceleration due to gravity. स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमें गैलीलियो गैलीली ने बताया था। उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की आयरन बॉल्स को या मेटल बॉल्स ली थी जो कि डिफरेंट मैसेज की थी या वेट की थी। उनको उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पिसा से जो है वो फेंका था और उन्होंने देखा था कि तमाम की तमाम जो बॉल्स हैं वो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट्स उन्होंने सेम टाइम पे ज़मीन को हिट किया था। तो उन्होंने कहा था कि जितनी भी बॉडीज़ मौजूद हैं वो जब ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उनकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम रहती है। और ये एवरेज वैल्यू जो उन्होंने जी की दी थी वो थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समटाइम्स हम इसको जो है राउंड ऑफ करके 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। अब लिखा है ऑल बॉडीज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब हुआ? सो स्टूडेंट्स, हम जब एक चीज़ या एक पत्थर को फिफ्थ फ्लोर से फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ज़मीन पे आकर हिट करता है। और इसी तरह अगर हम एक पत्थर को और एक फर को या एक परिंदे के पर को फेंकें एक साथ, तो आप देखेंगे कि एक पत्थर बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जमीन को हिट करता है, जबकि एक फर या एक परिंदे का पर जो है वो टाइम लेता है नीचे पहुंचते में। सो दरअसल अगर दोनों की ही एक्सीलरेशन सेम थी तो दोनों को एक ही टाइम पे हिट करना चाहिए था जमीन पर। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा हवा का। हमें पता है कि हवा चलती है और हवा लाइटर पार्टिकल्स को या लाइटर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उड़ाती हुई लेके जाती है। इसी तरह से एक पत्थर जिसको आपने फिफ्थ फ्लोर से फेंका उसको हवा के रेजिस्टेंस का सामना कम करना पड़ा, लेकिन फर या परिंदे के पर को हवा के रेजिस्टेंस का सामना ज़्यादा करना पड़ा। इसीलिए एक फर ने ज़मीन तक आने के लिए जो टाइम लिया वो ज़्यादा था, जबकि एक पत्थर ने जो टाइम लिया वो बहुत कम था।
इस एक्सपेरिमेंट को हम कुछ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक ऐसे कमरे को डिसाइड करें कि जिसमें से हम वैक्यूम उसको हम वैक्यूम क्रिएट करें। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब होता है हम हवा निकाल दें उस कमरे से। अब उस कमरे की छत से आप उसी एक फर को और एक बॉल को या एक स्टोन को जमीन पर फेंकें। आप देखेंगे कि दोनों ही एट अ सेम टाइम जमीन को हिट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यकीनन वो जो टाइम ड्यूरेशन का जो डिफरेंस आ रहा था दोनों के दरमियान, एक पत्थर में और एक फर के जमीन से टकराने में, वो दरअसल वो हवा की रेजिस्टेंस थी जो कि उन दोनों को अलग अलग टाइम पीरियड में जमीन से टकरा रही थी। लेट्स टेक अ पिक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हवा मौजूद नहीं होगी तो एक हाथी और एक एलिफेंट और एक स्टोन है, इन दोनों को देखा गया है कि ये कुछ फ्लोर ऊपर से अगर ज़मीन पे फेंके जाएं तो ये दोनों ही सेम टाइम पर और सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हुए ज़मीन से टकराएंगे। ये इनका ये एक पॉइंट या एक फिगर जो है बहुत इजीली इस बात को डिस्क्राइब कर रही है दैट ऑल बॉडीज फॉल टूवर्ड्स द अर्थ विद द सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ मोशन अंडर ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो क्या ना हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन का मतलब होगा हाइट में, यानी कि लंबाई के अंदर डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सो हमारे लिए जब वर्टिकली मोशन की या मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारे लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। कैसे? हमारे पास s यानी कि डिस्टेंस चेंज हो जाएगा h से। जब हम s की लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जब हम h की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा हम हाइट में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड या अपवर्ड जो है डिस्टेंस तय हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सो हम जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी की में इक्वेशंस लिखेंगे तो हम s को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल h से और a को रिप्लेस कर देंगे g से, क्योंकि हमारे पास a रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी एक्सीलरेशन को जो कि हॉरिजॉन्टल जोन के अंदर हो रही है, जबकि स्मॉल g रेफर करता है ऐसी एक्सीलरेशन को जो कि ग्रेविटी के टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी हो रही है। और टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी का मतलब होगा मींस अगेन वर्टिकल मोशन की बात की जा रही है यहाँ पे, डाउनवर्ड और अपवर्ड की। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज होंगी। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी Vf इज इक्वल वी आई प्लस जी टी। हमने एक्सलेशन यानी कि स्मॉल a को चेंज कर दिया g से। नेक्स्ट इक्वेशन में हम s रिप्लेस करेंगे स्मॉल h से, सो h इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अगेन a भी हमने रिप्लेस कर दिया g से। एंड देन 2as इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, रिप्लेस 2gh इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसमें भी हमने a और s को gh से रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जब भी हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे सो हम हमेशा a को रिप्लेस करेंगे स्मॉल g से और s को रिप्लेस करेंगे h से। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी कार की या ट्रेन की जो कि एक खास डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एक मखसूस टाइम पीरियड में, तो उस सूरत में हम पहले वाली इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें a और s इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल जोन पे हो रही है। लेकिन जब हम बात करेंगे वर्टिकली यानी कि एक जहाज को जो कि हवा में परवास करने लगा है, या एक ऐसा बलून जो कि जमीन की तरफ आ रहा है, या फिर हम बात करें कि ऐसी बॉल की जो कि आसमान की तरफ उछाली जा रही है और फिर ज़मीन की तरफ आ रही है, सो उस सूरत में जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे तब हम ए एस और ए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उनको हम रिप्लेस कर देंगे हाइट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जी से। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।